Hello and namaskar, this is Rishabh Singh and I'm glad to welcome you all on Shriram's IAS and we are starting a session which is PIB weekly analysis. आप सबको पता है कि हम डेली PIB एनालिसिस तो लेते ही हैं बट न्यू वीक स्टार्ट हो रहा है तो लास्ट वीक जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज रही थी विच इज रेलिवेंट फॉर योर यूपीएससी एग्जामिनेशन दैट इंक्लूड्स प्रीलिम्स मेंस उसको हमने इंडक्ट किया है सो दैट एक वीकली रिकैप हो जाए एंड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं चाहे वो मेंस के लिए हो चाहे वो प्रीलिम्स के लिए हो एंड इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन चाहे वो बीपीएससी हो चाहे वो यूपी पीसीएस हो वहां के लिए भी ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मेरी सिंपल रिक्वेस्ट रहेगी कि इस सेशन को एंड तक देखिएगा एंड फॉर बेटर एक्सपीरियंस आप चाहते हैं तो 1.5x की स्पीड पर भी देख सकते हो एंड शेयर कीजिएगा, लाइक करिएगा एंड अपने थॉट्स जरूर से बताइएगा। सो वी हैव टेकन 11 टॉपिक्स, एक और टॉपिक अभी इसमें नहीं है बट हमने 11 टॉपिक्स लिए हैं। इंडिया मालदीव्स के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे जहां पर हम न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप और नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी इसको समझेंगे और इंडिया एनएसजी ग्रुप का पार्ट क्यों नहीं उसको भी समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देन मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को समझेंगे, इस लास्ट वीक ही कैबिनेट ने अप्रूव किया है इस स्कीम को। देन नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया 2012 को ये पॉलिसी रिप्लेस कर रही है तो क्या क्या चेंजेस आए हैं, यूरिया के यूजेस कहां हैं, यूरिया में हम कितने ज्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंट है, इन सबको समझेंगे। देन उद्यम पोर्टल, ये आपका स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाइड्रोजन पावर ट्रेन, ये एक बहुत बड़ी न्यूज है क्योंकि सिर्फ 3-4 ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे यू कैन सी हाइड्रोजन पावर ट्रेन एंड नाउ इंडिया इज वन ऑफ देम, सो वील अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी बिहाइंड दिस ट्रेन, ओके। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक। देन नेशनल एंटी डोपिंग एक्ट के बारे में समझेंगे क्योंकि इफ यू गो बाय द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ द यूपीएससी यू कैन सी व्हेन इट कम्स टू द गवर्नमेंट स्कीम्स और एनी एक्ट यूपीएससी ट्राई टू डीप डाइव, ठीक है, कोशिश करता है यूपीएससी की निटी ग्रिटीज पर क्वेश्चन पूछे, सो वील ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एक्ट इन अ होलिस्टिक मैनर। देन इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर प्रीलिम्स। देन डीआरआई एंड अपेडा, ये दोनों आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। देन लास्ट में हम कैच द रेन जो कैंपेन है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो ये 11 टॉपिक्स होने वाले हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कॉन्टेक्स्ट क्या है, व्हाई वी हैव टेकन द इंडिया मालदीव्स न्यूज। द कॉन्टेक्स्ट इज फर्स्ट राउंड ऑफ इंडिया मालदीव्स फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशंस कंक्लूड सक्सेसफुली। इंडिया मालदीव्स एफटीए नेगोशिएशंस रजिस्टर सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस अक्रॉस 8 टेक्निकल सेशंस। नाउ हम ये फ्री ट्रेड के बारे में नहीं समझेंगे, ये तो जब डील होगी, जब ऑफिशियल हो जाएगा दोनों साइड से तब हम इसको समझेंगे, बट हमको समझना होगा कि व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ मालदीव्स फॉर भारत एंड उसके पीछे वी हैव 3 to 4 आंसर्स, ठीक है, और 3 to 4 लॉजिकल रीजंस। द फर्स्ट वन इज द स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ द मालदीव्स। Now you can see this is a map of Indian Ocean and you can see the location of Maldives. ये बहुत ज्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी शेयर करता है विद लक्षद्वीप, ठीक है, विद लक्षद्वीप के साथ के साथ बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी शेयर करता है एट द सेम टाइम हमारा जो वेस्टर्न कोस्ट लाइन है, ठीक है, हमारा जो वेस्टर्न कोस्ट लाइन है उसके साथ भी ये काफी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में शेयर करता है, प्रॉक्सिमिटी शेयर करता है मालदीव्स। एंड इंडियन ओशन में ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है व्हेन इट कम्स टू इंडियाज मैरीटाइम ट्रेड। तो मालदीव्स की जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी है, चाहे हम लक्षद्वीप की बात कर लें या फिर हमारे वेस्टर्न कोस्ट की बात कर लें, तो दिस मेक्स मालदीव्स स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर भारत, ठीक है। देन इसकी जो लोकेशन है ना, मैं इसी मैप पे सारे रीजंस आपको समझा दूंगा। इसकी जो लोकेशन है ये हमारे ट्रेड के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं मिडिल ईस्ट से, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो हमारा क्रूड ऑयल आ रहा है या जो एलपीजी आ रही है वो मालदीव्स के कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड से होते हुए फिर हमारे कोस्ट पर पहुंचते हैं। तो मालदीव्स जो हमारा जो हमारे सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जहां से हम ट्रेड करते हैं, जहां से हमारा इंपोर्ट आ रहा है, एंड एक चीज आपको पता होना चाहिए कि 90% जो ट्रेड बाय वॉल्यूम इंडिया का वो इट इज कमिंग फ्रॉम मैरीटाइम रूट। सो in securing our lines of communication Maldives become strategically important क्योंकि मालदीव्स को अगर हम सिक्योर करेंगे या मालदीव्स हमारे लिए, मालदीव्स के साथ अगर हम कोऑपरेट करेंगे तो हमारे जो सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है, सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है, इनको हम सिक्योर कर सकेंगे, ठीक है। देन मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए भी जो मालदीव्स है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मैंने आपसे बताया
कि हमारा जो ट्रेड है वो मालदीव्स के कई आइलैंड से पास होके फिर हमारे कोस्ट तक पहुंचता है, तो ऐसे में ट्रेड स्मूथ हो, वहां पर पायरेसी का इशू ना हो, क्योंकि आप देखते हो कि पायरेसी का भी इश्यूज रहते हैं, ठीक है। तो उस मैरीटाइम कोऑपरेशन, मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए भी जो मालदीव्स है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। देन जो मैंने आपको बताया ना वो सारी चीजें हैं, जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, मैरीटाइम सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी, क्योंकि हम जो एनर्जी अपनी सप्लाई को मिडिल ईस्ट से इंडियन ओशन होते हुए अपने कोस्ट तक पहुंचाते हैं, वहां पर मालदीव्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से चाइना अपना फुटप्रिंट एक्सपैंड कर रहा है इंडियन ओशन में, उसको काउंटर करने के लिए भी मालदीव्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से आपने देखा होगा कि रिसेंट ईयर्स में हमने कई सारे जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं मालदीव्स के, उनको हमने सपोर्ट किया है इन्वेस्टमेंट के थ्रू, असिस्ट किया है इन्वेस्टमेंट के थ्रू। जैसे ग्रेट माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, वो इंडिया और मालदीव्स दोनों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि चाइना अपना फुटप्रिंट इस इंडियन ओशन में बहुत तेजी से बढ़ा रहा है, जैसे आपका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो गया, या स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की एक पॉलिसी है, जहां पर चाइना क्या करता है कि वो भारत को एनसर्कल करना चाहता है, ठीक है, भारत को वो एनसर्कल करना चाहता है, एंड इंडियन ओशन में जितने भी इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट आइलैंड नेशंस हैं, उनके जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स हैं, लोकेशंस हैं, वहां पर अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड करना चाहता है। जैसे हम्बन टोटा पोर्ट हो गया, या आप इस तरीके से एग्जांपल लिखोगे, हम्बन टोटा पोर्ट हो गया, ठीक है, फिर आपका पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट हो गए। इसी तरीके से मालदीव्स का जो 2024 में इलेक्शंस हुए थे, ठीक है, 2024 या 2023 में जब इलेक्शंस हुए थे, 2023 आई गेस, जब इलेक्शंस हुए थे, तो वहां पर इंडिया आउट का कैंपेन था। मतलब दिस इज अ वेरी स्ट्रेंज थिंग दैट एक कंट्री में इलेक्शन हो रहे हैं एंड द कैंपेन ऑफ द इलेक्शन इज ड्रिवन बाय सम अदर कंट्रीज, इंडिया आउट कैंपेन। सो इससे आपको समझ में आता है कि चाइना किस तरीके से इन्फ्लुएंस मालदीव्स और दूसरे आइलैंड नेशंस में कर रहा है। तो चाइना के अग्रेशन को काउंटर करने के लिए भी मालदीव्स हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। देन नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के लिए भी हमारे लिए जो मालदीव्स है वो काफी इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। मालदीव्स नेबरहुड पॉलिसी की हम बात करें तो हम जितनी भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं, चाहे श्रीलंका हो, चाहे नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, ठीक है, मैरीटाइम नेबर की बात करें तो मालदीव्स हो, इनको हम असिस्ट करते हैं, इनके जो भी इश्यूज होते हैं, ठीक है। जैसे श्रीलंका में जब क्राइसिस आया था 2022 में, ठीक है, तो हमने सपोर्ट किया था, हमने इन्वेस्टमेंट करी थी। आज भी हम जो है लाइन ऑफ क्रेडिट इशू कर रहे हैं। इसी तरीके से हम अफगानिस्तान को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, वहां पर हमारा ठीक ठाक सिविल इन्वेस्टमेंट है, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा इन्वेस्टमेंट है, चाहे हम हॉस्पिटल्स की बात कर लें, चाहे हम स्कूल्स की बात कर लें। इसी तरीके से नेपाल है, इसी तरीके से भूटान है, एंड इसी तरीके से मालदीव्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है फॉर इंडियाज नेबरहुड पॉलिसी, ठीक है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं दैट मेक्स मालदीव स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर भारत। क्लियर हो गया, फर्स्ट न्यूज डन हो गई। तो ये आपके मेंस में भी पूछा जा सकता है एज इट इज, एंड प्रिलिम्स में इसकी लोकेशन पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोनों मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। आई होप आपको दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट है कि बड़ा हिस्टोरिक विजिट हुआ। नेक्स्ट हम थोड़ा सा इंडिया ऑस्ट्रेलिया सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन पर बात करेंगे, ठीक है। हिस्टोरिक विजिट हुई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, बड़े इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन हुए, एंड इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर उन्होंने ये कही दैट ऑस्ट्रेलिया विल सप्लाई यूरेनियम, ऑस्ट्रेलिया विल सप्लाई यूरेनियम टू भारत, ठीक है, यूरेनियम टू भारत, सो दैट इंडिया कैन सपोर्ट देयर क्लीन एनर्जी प्रोग्राम, ठीक है। इंडिया कैन सपोर्ट देयर न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम, क्योंकि देखिए न्यूक्लियर कैपेसिटी हमारा इंडिया का एक ना बहुत एम्बिशियस टारगेट है। इंडिया का एक बहुत एम्बिशियस टारगेट है, और वो टारगेट ये है कि हमें न्यूक्लियर कैपेसिटी का यूज करके 100 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, 100 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है बाय 2047। तो अब इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए यूरेनियम,
हमें चाहिए यूरेनियम। और जो यूरेनियम है या जो ऑस्ट्रेलिया है वहां पर आपको वो जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर या वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है व्हेन इट कम्स टू यूरेनियम। सो दैट्स व्हाई ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया विल सप्लाई यूरेनियम एज वेल एज क्रिटिकल मिनरल्स टू भारत सो दैट भारत कैन सपोर्ट इट्स क्लीन एनर्जी प्रोग्राम। इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ऑस्ट्रेलिया ने यह कही कि ऑस्ट्रेलिया बैक्स इंडिया इन न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स। ठीक है, इन न्यूक्लियर suppliers group. Now in the comment section just give me an answer कि in which year this NSG has been established, in which year NSG has been established. Now what do you mean by NSG और nuclear suppliers group? Nuclear supplier group एक voluntary group है. Now it is a very important term, it is a voluntary group, it is a voluntary grouping जो कि क्या करता है, जो कि जो न्यूक्लियर है उसके मिसयूज को प्रिवेंट करता है एंड किस तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी को हम किस तरीके से जो वर्ल्ड है वो न्यूक्लियर एनर्जी को पीसफुल तरीके से यूज करे, इस पर यह फोकस करता है। अब इसका बैकग्राउंड क्या है, ये क्यों आया? अच्छा, इसमें इंडिया नहीं है। पहली बात तो क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाई इंडिया इज नॉट इन एनएसजी एंड व्हाई ऑस्ट्रेलिया सपोर्ट्स इंडियाज एंट्री टू एनएसजी। तो उसके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड समझे, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझो भाई। देखो क्या हुआ, जस्ट अ सेकेंड, आई विल ड्रॉ अ लाइन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो हियर इज द लाइन। हाँ, सो क्या हुआ 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होता है विद द एटॉमिक बॉम्बिंग ऑफ जापान। जापान सरेंडर करता है एंड वी हैव सीन द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, विद दिस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज एंडेड। 1942 with the ending of the second world war we have a new era which is cold war era. cold war era start होता है। ठीक है, after second world war we have the cold war era that lasted from 1945 to till up to 1991. क्लियर है? अब 1945 में यूएसए के पास आ गया न्यूक्लियर वेपन्स। कोल्ड वॉर एरा में यूएस का दूसरा कॉम्पिटिटर कौन था? वी हैव यूएसएसआर, जो कि अब रशिया है। ठीक है, मतलब जब डिसइंटीग्रेट हुआ यूएसएसआर तो जो लार्जेस्ट कंट्री निकली वो रशिया। 1948 में वी हैव एन अनाउंसमेंट दैट यूएसएसआर के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स आ गए हैं। फिर अनाउंसमेंट आती है कि फ्रांस के पास भी आ गया है। देन अनाउंसमेंट आती है यूके के पास भी आ गया है। लास्ट आती है चाइना इन द ईयर 1964। ठीक है, इन द ईयर 1964। फ्रांस और यूके के पास कब आया था आप मुझे कमेंट्स में बताओगे। ठीक है, सो ये क्या हो रही है? ये हो गई है रेस स्टार्ट किसकी? न्यूक्लियर वेपन्स की, न्यूक्लियर वेपन्स की। अब वर्ल्ड को ये लगा यार ये तो बड़ा दिक्कत हो रही है, बड़ी दिक्कत हो रही है ये। दिस इज स्ट्रेंज। इस तरीके से तो किसी भी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन आ जाएगा और वो उसको मिसयूज कर सकता है कल, क्योंकि हम 20th सेंचुरी की बात करें तो वहां पे कई सारी ऐसी कंट्रीज में डिक्टेटर्स भी थे, उनके पास आ जाता तो क्या होता, वो तो फिर मिसयूज कर देते। नाउ इन ऑर्डर टू स्टॉप दिस मैड रेस ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स we have a very important treaty which is non-proliferation treaty. इस ट्रीटी का सिंपल ऑब्जेक्टिव था कि इस मैड रेस को स्टॉप करना है एंड इस ट्रीटी ने एक कट ऑफ डेट दे दी। वो कट ऑफ डेट दी 1967। इस कट ऑफ डेट के अकॉर्डिंग यानी कि इस ईयर के बाद, इस डेट के बाद वर्ल्ड में कोई भी कंट्री न्यूक्लियर वेपन्स पजेस नहीं करेगी, किसी के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होगा। इस वजह से आपने देखा होगा जब 1974 में हमने फर्स्ट टाइम जब न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करने का ट्राई किया था तो बहुत ज्यादा प्रेशर आया था इंडिया पर। देन 1998 में जब हमने सक्सेसफुली कंडक्ट किए अपने न्यूक्लियर वेपन्स के टेस्ट तो सैंक्शंस इंपोज किए गए थे।
क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी 1967 के बाद कोई भी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए, न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट नहीं करेंगे। एंड अगर किसी कंट्री को पीसफुल तरीके से न्यूक्लियर को यूज करना है, सो फॉर दैट पर्टिकुलर मैटर वील क्रिएट अ ग्रुप विच इज न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। ठीक है, विच इज न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। यू गेट माई पॉइंट? एनएसजी का बैकग्राउंड समझ में आया कि भाई जब आपने कट ऑफ डेट ये कह दिया है कि अब कोई कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होंगे, बट न्यूक्लियर के पीसफुल यूज भी है, सो फॉर दैट मैटर ज्यादा से ज्यादा कंट्री साइन करें, तो ये एनएसजी ग्रुप आया। और एनएसजी ग्रुप ने ये कहा, एनएसजी में कंडीशन ये है कि एनएसजी में तभी एंट्री होगी जब वो कंट्री एनपीटी साइन करेगा या करेगी। तो इंडिया ने एनपीटी साइन नहीं करी है, एंड दैट्स व्हाई इंडिया इज नॉट इंक्लूडेड इन दी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। क्रोनोलॉजी समझ में आ रही है? क्रोनोलॉजी समझ गए? आई होप समझ गए होंगे। अब इंडिया ने एनपीटी साइन क्यों नहीं करी है, ये एक और इंपॉर्टेंट लॉजिक है। इंडिया का कहना यह है, इंडिया का सिंपल स्टांस है कि ये जो ट्रीटी है विच इज नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इट इज एन अनफेयर ट्रीटी। बिकॉज इफ यू रियली वांटेड टू एंड दिस मैड रेस ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, तो फिर इन 5 कंट्रीज को भी आपने क्यों रिकॉग्नाइज किया? देयर शुड बी नो कंट्री विच पजेस न्यूक्लियर वेपन्स। क्योंकि एक बार तो आप ये कह रहे हो कि यू हैव ऑफिशियली रिकॉग्नाइज दैट दीज 5 कंट्रीज कैन पजेस देयर न्यूक्लियर वेपन्स। क्योंकि 1967 से पहले जिन कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ गए उनके पास आ गए, वो हम नहीं कुछ कर सकते। हां, इसके बाद नहीं आएगा। अब इस कंट्री इन 5 रिकॉग्नाइज कंट्रीज में कंट्री कौन है? चाइना, विच इज एन हॉस्टाइल नेबर, विच इज अ हॉस्टाइल नेबर ऑफ भारत। तो भारत का सिंपल स्टांस है कि भाई आप या तो सभी को कहो कि देयर वुड बी नो कंट्री इन दिस एंटायर वर्ल्ड विच कैन पजेस न्यूक्लियर वेपन्स। ये फिर आप ये मत करो, हिपोक्रेसी मत ऐड करो कि किसी के पास है किसी के पास नहीं है। हैव्स एंड हैव्स नॉट वाला कॉन्सेप्ट मत लाओ। यू कान ऐड दिस कंसेप्ट और यू कान टेक दिस कंसेप्ट कि हैव्स एंड हैव्स नॉट, ये मत ऐड करो। सो इस वजह से एनपीटी जो है वो इंडिया ने साइन नहीं करी, एंड दैट्स व्हाई इंडिया इज नॉट इंक्लूडेड इन एनएसजी। इंडिया के अलावा वी हैव इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, ये भी एक ऐसी कंट्रीज है जिन्होंने एनपीटी साइन नहीं करी है, और एक ऐसी कंट्री है जिसने साइन करी थी और फिर वापस से विड्रॉ कर लिया, एंड दैट इज नॉर्थ कोरिया। ठीक है, तो दैट्स व्हाई 2005 में जब सिविल न्यूक्लियर की डील हुई थी ना इंडिया यूएस की, तो इट इज अ वेरी हिस्टोरिक डील फॉर भारत। क्योंकि एनएसजी का सिंपल ऑब्जेक्टिव है कि वो यूरेनियम की स्मूथ सप्लाई इंश्योर करेगा उन कंट्रीज को जो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के पार्ट हैं। इंडिया नहीं है, इस वजह से इंडिया को कहीं ना कहीं हिंड्रेंस आती है, और इंडिया का सिंपल स्टांस है कि एनपीटी एक अनफेयर ट्रीटी है, एंड दैट्स व्हाई वी शुड बी इंक्लूडेड इन दी एनएसजी, बिकॉज वी वोंट बी साइनिंग एनपीटी जब तक ये 5 कंट्रीज या पूरी कंट्रीज से पूरी तरीके से न्यूक्लियर वेपन्स को नहीं एंड किया जाता है। सो दिस इज अ बैक स्टोरी जो आपको जानना जरूरी है। बाकी मैंने सब कुछ यहां पर डिफिनेशन वगैरह ऐड करी हुई है। मैं बहुत ज्यादा पीपीटी रीडर नहीं हूं, सॉरी टू से, ठीक है। आई लाइक टू टीच इन दिस मैनर कि आपको मैं स्टोरी टेलिंग के थ्रू, बोर्ड के हैंड रिटन के थ्रू जो है समझा सकूं। जहां मुझे लगता है कि यू नीड सम डेटा और सम फैक्ट्स, तो मैं उसको इंक्लूड करता हूं पीपीटी में, ठीक है। बट जो मैं बोल रहा हूं ना, जो मैं ऐसे लिख रहा हूं, उसके नोट जरूर से बनाना, ये मेरी रिक्वेस्ट है। बाकी करना तो आपको अपने मन का ही है, ठीक है। आई कैन जस्ट रिक्वेस्ट इट। ओके, नेक्स्ट न्यूज है, कैबिनेट अप्रूव्स मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। नाउ दिस इज रेलेवेंट फॉर जीएस पेपर 3, ठीक है। दिस इज रेलेवेंट फॉर जीएस पेपर 2 विच इज गवर्नेंस, एंड एट द सेम टाइम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड डेटा है दैट कैन बी रेलेवेंट फॉर योर प्रीलिम्स। सो एक तीर से तीन निशाने हम इसमें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब कैबिनेट ने 62,500 करोड़ का बजट आउटले के थ्रू इस स्कीम को पास कर दिया। एंड स्कीम का सिंपल ऑब्जेक्टिव है कि ज्यादा से ज्यादा जो मोबाइल फोन्स हैं दैट शुड बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। ऑब्वियसली बात है, अगर इंडिया में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट होगी तो क्या होगा, एक तुम्हारी मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग होगी, ठीक है, जॉब क्रिएशन होगी, एंड एट द सेम टाइम जितना ये डिसेंट्रलाइज होगा उतनी टियर 2 टियर 3 सिटीज भी डेवलप करेंगी। सो विद दिस ऑब्जेक्टिव
दिस स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड। ठीक है, अब स्कीम के कुछ सेलिएंट फीचर्स हैं जो आप देख लो। इसका सिंपल ऑब्जेक्टिव है कि हमें जो डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन है इसको स्ट्रेंथन करना है, इसको स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि ये जो स्कीम है ना, ये इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है टेक्नोलॉजिकल सोवरेनिटी, इंडियन पेटेंट्स इन डिजाइन एंड R&D। और इस स्कीम, ये दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, इस स्कीम की ड्यूरेशन 5 इयर्स है, 2026, 2027 टू 2030, 31। अब देखो, आज की डेट में अगर मैं बात करूं, ठीक है, आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो हम जो है, या इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव यह है कि हम आज की डेट में मोबाइल को मैन्युफैक्चर इंडिया में कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर हम जो मोबाइल्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो असेंबल हम भारत में कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन है वो बहुत लो है। ठीक है, वो बहुत लो है। आज की डेट में ऐसे फोन जो टोटली इंडिया में बन रहे हैं वो सिर्फ 18 to 20% है। हम असेंबल कर रहे हैं, यानी कि कुछ रॉ मटेरियल्स उधर है, कुछ रॉ मटेरियल्स उधर, इस कंट्री के उस कंट्री के, वो सब एक जगह आए, हमने असेंबल कर दिया एंड वी हैव प्रिपेयर्ड दैट पर्टिकुलर फोन, बट दैट पर्टिकुलर फोन दैट इज नॉट टोटली मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया और सोर्स्ड इन इंडिया। द टोटली सोर्स्ड फोन इन इंडिया इज जस्ट अबाउट 18 to 20%। सो हम असेंबली में तो बहुत आगे हो गए हैं, असेंबल में, बट नॉट इन दी डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन। तो ये जो स्कीम है वो क्या करेगा? वो इसी डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन को ऐड करेगा। तो ये जब स्कीम्स आती ना, तो आपको स्कीम्स के फीचर लिखने हैं एंड एट द सेम टाइम ये स्कीम के ऑब्जेक्टिव क्या है, तो उसमें आपको इश्यूज बताने होंगे। तो पहला इशू ये है कि हमारी जो डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन है बहुत ज्यादा लो है। सो इस डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन को इंक्रीज किया जा सके। जैसे आज भी अगर मैं बात करूं तो जैसे डिस्प्ले पैनल्स हो गए या फिर कैमरा मॉड्यूल्स हो गए, जो कि किसी भी फोन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो हम आज भी क्या कर रहे हैं? वो हम आज भी मोस्टली इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हम क्या हो रहा है, हमारा क्या हो रहा है कि बेसिकली हम जो है असेंबल ज्यादा कर रहे हैं। तो देखो, जैसे अगर मैं मोस्ट हाई वैल्यू कंपोनेंट्स की बात करूं, जैसे आपका डिस्प्ले पैनल्स हो गए, जैसे आपका कैमरा मॉड्यूल्स हो गए, तो ये आज भी इंपोर्टेड हैं। तो इस इंपोर्ट को रिड्यूस करें और हम ये सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को यहीं पर बनाएं, इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करें। इस वजह से ये इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। ठीक है, देन अब आप देखोगे, अगर हम फोन्स की बात करते हैं, चाहे वो एप्पल हो, ठीक है, या आई एम यूजिंग दिस फोन विच इज फ्रॉम सैमसंग, ठीक है, ये सारे फोन्स क्या है, या वन प्लस हो, ये कोई भी इंडियन ब्रांड नहीं है। ठीक है, ये कोई भी इंडियन ब्रांड नहीं है। तो हम जो है इंडियन ब्रांड के फोन्स कैसे बना सकते हैं? जब तक हमारी डिजाइन, ठीक है, टेक्नोलॉजी और ये जो मैंने इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स बताए, जैसे डिस्प्ले पैनल्स हो गए या फिर आपका कैमरा मॉड्यूल हो गया, ये सारी की सारी चीजें जो हैं इसमें ये हम इंडिया में मैन्युफैक्चर ना करें। तो इस वजह से हमारा कोई डोमेस्टिक ब्रांड नहीं है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी लेस है। तो इस वजह से इस स्कीम में एक्स्ट्रा 3% इंसेंटिव भी प्रोवाइड किए जाएंगे डिजाइन एंड R&D में। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि गवर्नमेंट चाह रही है कि हम टेक्नोलॉजिकल सोवरेनिटी अचीव करें। हम क्या चाह रहे हैं? टेक्नोलॉजिकल सोवरेनिटी हम अचीव करें। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल सोवरेनिटी हम अचीव करें सो दैट जो फोन्स हैं वो भारत में ही बने। तो इन दो ऑब्जेक्टिव के साथ जो है इन स्कीम्स को लॉन्च किया गया है। ठीक है, इन स्कीम्स को लॉन्च किया गया है। अब थोड़ा सा भाई ये स्टैट्स देख लो। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया ना, जो कि हमारा लो जो डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन है वो लो है, वो आप नीति आयोग के ट्रेड वॉच रिपोर्ट से कोट भी कर सकते हो कि मोस्टली जो इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं या जो डिस्प्ले पैनल्स हैं या जो कैमरा मॉड्यूल्स हैं, वो आज भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। अराउंड 65 to 70% जो ये सब मॉड्यूल्स हैं ये हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, 80% ऑफ कैमरा सेंसर्स बाय वैल्यू, ये आप इसको कोट भी कर सकते हो। अब ये कुछ करंट स्टेटस है या स्टैट्स हैं या फैक्ट्स हैं, कुछ भी कह लो, ये आपको याद रखने जरूरी है एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। अगर मैं बात करूं तो आज की डेट में वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है वो कहां हो रही है? वो इंडिया में हो रही है। फर्स्ट यू ऑल नो विच इज चाइना।
99.2% जो मोबाइल फोन्स हैं वो अब इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, जो कि 2014 से अगर आप कंपेयर करोगे तो 78% का राइज है। ठीक है, 78% नहीं, सॉरी 78%। 2014 में अगर आप देखोगे तो हम 78% या 75% अराउंड फोन्स को इंपोर्ट करते थे। वो नंबर अब चेंज होके ये हो गया है कि हम 99% फोन्स को मैन्युफैक्चर करें। बट मैंने इसमें बताया कि इसमें टोटली मैन्युफैक्चरिंग हमारी नहीं है, हम असेंबल वाले पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और 2025 की अगर मैं बात करूं तो जो स्मार्टफोन है वो इंडिया के लिए सिंगल लार्जेस्ट एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट कैटेगरी रहा था। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड स्पेशली अगर आप यूपी पीसीएस या बीपीएससी देने जा रहे हो तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, इसको भी आपको याद रखना है। डन हो गया। इसके बेसिस पर ही मैंने ये प्रैक्टिस क्वेश्चन भी फ्रेम किया है, तो आई वुड लाइक कि आप इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में जरूर से ट्राई करो। द क्वेश्चन सेज क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ द मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम in deepening domestic value addition and integrating India into global value chains। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है। कैबिनेट अप्रूव्स नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया 2026 फॉर आत्मनिर्भर भारत। ठीक है भाई, देखो इससे पहले जो स्कीम थी, वो जो इन्वेस्टमेंट स्कीम थी फॉर यूरिया, वो 2012 में अनाउंस करी गई थी। ये 2019 में एंड हो गई और अब वी हैव अ न्यू स्कीम इन 2026 विच इज नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया। अब इसमें 3 मेजर चेंजेस आए हैं जो यू नीड टू रिमेंबर इट। पहला, इसमें क्या किया है कि जो फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट थे इनको सेपरेट कर दिया है। दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट? नाउ अगर मुझे यूरिया या फर्टिलाइजर्स के प्लांट सेटअप करने, स्टैब्लिश करने हैं, ठीक है, मुझे यूरिया, क्लियर हो गया, मुझे यूरिया या फर्टिलाइजर्स के अगर प्लांट सेटअप करने हैं तो उसके लिए कुछ फिक्स्ड प्राइस होंगे। फिक्स्ड प्राइस में क्या हो गया, जैसे बिल्डिंग, ठीक है, जैसे स्पेस, जैसे रेंट, ये सब क्या है, ये सब फिक्स्ड है। मुझे एक बार इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है, मुझे एक बार इन्वेस्टमेंट करनी है, सो दीज आर फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या है? अब अगर मैं बात करूं तो यूरिया के कुछ रॉ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो इंपोर्ट किए जाते हैं, स्पेशली फ्रॉम द मिडिल ईस्टर्न पार्ट। अब अगर वहां पर क्राइसिस हुई और यूरिया के कुछ या फर्टिलाइजर्स के, मान लो फर्टिलाइजर्स के कोई रॉ मटेरियल में इश्यूज आ गए, तो उसकी डिमांड हाई हो जाएगी, सप्लाई इशू रहेगा, तो क्या होगा, देयर इज अ मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, प्राइसेस विल गो अप। तो जैसे ही डायनेमिक प्राइसेस इंक्रीज या डिक्रीज होगी, तो क्या ये मेरे प्रॉफिट पर, क्या ये मेरे रेवेन्यू पर इंपैक्ट नहीं करेगा? डेफिनेटली करेगा। और आज की डेट में आप जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी पूरे वर्ल्ड में देख सकते हो। कोई भी इन्वेस्टर कॉन्फिडेंट नहीं है कि किसी भी कंट्री में कोई सच पीस है, चाहे यूरोप की बात कर लो, यूएसए की बात कर लो, एशिया की बात कर लो, अफ्रीका की बात कर लो, क्या कहीं पर टोटली पीस है? क्या कहीं पर सब कुछ स्टेबल है? नहीं है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि इस डायनेमिक प्राइस को भी सेपरेट कर दिया। पहले ये दोनों कॉस्ट या जो वेरिएबल कॉस्ट हैं ये इंटीग्रेटेड रहते थे, तो अब अगर क्योंकि ये कॉस्ट अलग अलग हो गए हैं तो गवर्नमेंट जो है इस डायनेमिक कॉस्ट पर भी, वेरिएबल कॉस्ट पर भी मुझे सपोर्ट करेगी, तो मैं बैंकरप्ट नहीं होऊंगा। मुझे इतना पता है यार कि अगर चलो कल को कुछ वेरिएबल प्राइसेस में दिक्कत भी आती है तो मेरे जो पैसे लगे हैं वो वेन नहीं होंगे एंड आई विल नॉट बी बैंकरप्ट। इफ आई हैव दैट कॉन्फिडेंस देन आई कैन इन्वेस्ट इन फर्टिलाइजर प्लांट और यूरिया प्लांट। तो पहली पॉलिसी, दैट दिस पॉलिसी सेपरेट्स फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट इन द प्राइसिंग फ्रेमवर्क एंश्योरिंग एक्सट्रीम ट्रांसपेरेंसी। क्योंकि अगर मैं बैंकरप्ट का डर नहीं होगा तो मुझे बैंक के लोन्स भी मिलेंगे। ऑब्वियसली बात है यार, इतना बड़ा प्लांट जो है यूरिया का या फर्टिलाइजर का, I won't be able to, establish it without bank loans or without government assistance. So this is the first point. Then this policy introduces a return on equity band with a minimum of 12% and maximum of 16%. कल को अगर कुछ क्राइसिस हो रहा है
तो गवर्नमेंट ने रिटर्न ऑन इक्विटी कर दिया है कि भाई मिनिमम 12% आपको तो आपके प्रॉफिट पर मिल ही जाएंगे, लेकिन आप फिर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज भी 16% से ज्यादा नहीं करोगे। तो गवर्नमेंट एक टाइम पर एक ही टाइम पर जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको ये भी इंश्योर कर रही है कि भाई आप बैंकरप्ट नहीं होगे, बट एट द सेम टाइम अगर चीजें स्मूथ हैं तो आप अपना, क्योंकि आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो आप उस रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए अपने प्रॉफिट को बहुत ज्यादा वो नहीं करो, क्योंकि जब आप प्रॉफिट बढ़ाने के पीछे पड़ जाओगे तो आप कॉस्टिंग बढ़ाने लग जाओगे, तब तो फिर कंज्यूमर्स को प्रॉब्लम आने लग जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये 16% का बैंड मैक्सिमम लगा दिया प्रॉफिट पर, और मिनिमम 12% तो गवर्नमेंट दे देगी अगर कल को कुछ ऐसे इश्यूज आते हैं। फिर ये फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को भी जो है केटर किया है कि जो एक्सचेंज रेट पर जो भी इन्वेस्टमेंट हो रही है 4 साल तक वही एक्सचेंज रेट रहेगा, सो दैट ये भाई डॉलर रूपी का डर ही खत्म हो जाए। क्योंकि अवश्य बात है जहां पर भी इंपोर्ट इन्वॉल्व होता है वहां पर एक्सचेंज रेट, वहां पर डॉलर रूपी ये इश्यूज आ जाते हैं। तो इसको भी साइड कर दिया है कि भाई अभी आप जिस भी प्रिवेलिंग जो एक्सचेंज रेट चल रहा होगा वो 4 ईयर्स तक आपको वही सपोर्ट पर मिलेगा। क्लियर हो गए? ये 3 पॉलिसी चेंजेस हैं जो आपको पता होने चाहिए। ये मेंस के लिए भी, यू कैन कोट इट इन योर मेंस, एंड ये आपके प्रिलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं। डन। अब थोड़ा सा यूरिया के यूजेस देख लो भाई। देखो एग्रीकल्चर में तो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है उसके लिए यूरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एट द सेम टाइम जो यूरिया है वो हाईली वाटर सॉल्युबिलिटी होता है, इसे आसानी से आप स्टोर भी कर सकते हो। तो जो फार्मर्स हैं वो इसे स्टोर भी कर सकते हैं, इसे इजीली यूज कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इसे सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाता है व्हेन इट कम्स टू नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, बिकॉज इट कंटेन्स 46% ऑफ द नाइट्रोजन। नाउ दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट that in urea you tend to see 45 to 46% of nitrogen, and that's why when it comes to nitrogenous fertilizer urea is preferred or widely used in Bharat first. Then इंडस्ट्रीज में आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे ऑटोमोटिव सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो जो डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड, ठीक है, ये प्रोड्यूस करता है। और इससे क्या होता है कि जो NO2 एमिशंस होते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड के जो एमिशंस होते हैं उनको ये रिड्यूस करता है। इंपॉर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट्स। देन टेक्सटाइल्स की अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी ये यूज होता है, चाहे हम ह्यूमिनेटेंट की बात करें या फिर डाई सॉल्युबलाइजिंग एजेंट की बात कर लें, जो कि कलर क्वालिटी और फास्टनेस ऑन फैब्रिक्स इसको इंप्रूव करता है। एंड देन कॉस्मेटिक्स जैसे मॉइस्चराइजर हो गए, बॉडी लोशंस हो गए, इसमें भी जो यूरिया है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है। तो चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे ऑटोमोटिव हो, चाहे इंडस्ट्रीज हो, चाहे टेक्सटाइल्स हो, चाहे कॉस्मेटिक्स हो, इस 2 4 5 में आपको यूरिया के फंक्शंस या एप्लीकेशंस देखने को मिल जाएंगे। दैट्स व्हाई यूरिया इज क्रूशियल फॉर भारत। अब एक और क्वेश्चन है, आर वी डिपेंडेंट फॉर यूरिया, आर वी इंपोर्ट डिपेंडेंट फॉर यूरिया? तो देखो अगर मैं बात बताऊं तो जो टोटल हमारी डिमांड है वो समवेयर अराउंड 40 मिलियन टन है, और हम प्रोड्यूस कितना कर रहे हैं? 30 मिलियन टन। तो ये जो 10 मिलियन टन का गैप है, इस गैप को भी फुलफिल कर दिया जाए। दैट्स व्हाई वी हैव अ न्यू पॉलिसी विच इज दिस न्यू स्कीम, दैट इज इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया। क्योंकि अगर आप ये देखोगे यूरिया हम 75% तो इंडिजीनियसली डेवलप कर देते हैं, बट 20 से 25% हम इंपोर्ट करते हैं। और जिस तरीके से आज की डेट में जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, क्राइसिस है, हम जितना ज्यादा सेल्फ रिलायंट होंगे, जितना ज्यादा हम इंडिजीनियसली चीजों को डिपेंड करेंगे, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू यूरिया, ठीक है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू क्रूड ऑयल, जो कि पूरी इकोनॉमी इंटैक्ट रहती है इन सारी चीजों से, उतना हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। बाकी मैंने और भी डेटा ऐड किया हुआ है, जैसे डीएपी हो गया तो 44% हम इंडिजीनियसली डेवलप कर रहे हैं, 56% हम इंपोर्ट कर रहे हैं। एनपीके की बात करूं तो 73% हम इंडिजीनियसली बना रहे हैं, लेकिन 27% हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। देन आपका एमओपी हो गया, ये 100% जो है हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी भी बहुत ऐसे फर्टिलाइजर्स हैं जहां पे हमें स्ट्रेंथन करना है। ये भी एक इंपॉर्टेंट ग्राफ है आपका प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। चलो अब थोड़े से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीलिम्स ओरिएंटेड रहने वाले, जैसे उद्यम रजिस्ट्रेशन पर एक न्यूज आई थी। ऑब्वियसली बात है, जो उद्यम रजिस्ट्रेशन है ये उन एंटरप्राइजेस के लिए है, ठीक है, जो एमएसएमई कैटेगरी में आते हैं एंड ये रजिस्टर कर सकते हैं।
भाई मेरी अगर कोई एमएसएमई है, मुझे इस एमएसएमई को रजिस्टर करना है, मुझे सिंपली कहां जाना है, उद्यम पोर्टल पर जाना है, और उद्यम पोर्टल पर जाने से मैं अपने एमएसएमई को रजिस्टर कर सकता हूं। दिस पोर्टल वॉज लॉन्च इन 2020। ऑब्वियसली बात है, किसने? यूनियन एमएसएमई मिनिस्ट्री इसके अंडर आता है। और अगर कोई भी हो, आपकी एमएसएमई होनी चाहिए, बस जैसे आप ये एलिजिबल होते हो, सीधे आपको जो है आप रजिस्टर कर सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो उद्यम पोर्टल है, ये आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स दोनों के नेटवर्क से इंटीग्रेट रहता है। ठीक है, दोनों के नेटवर्क से इंटीग्रेट रहता है। क्लियर हो गया? ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं फॉर योर प्रीलिम्स, तो उद्यम पोर्टल से रिलेटेड। अब क्योंकि मैंने एमएसएमई की बात करी, तो थोड़ी सी एमएसएमई की डिफिनेशन भी याद कर लो, कभी कभी पूछा जा सकता है। माइक्रो की बात करें तो जो इन्वेस्टमेंट है नॉट मोर देन 1 करोड़, टर्नओवर नॉट मोर देन 5 करोड़, माइक्रो। स्मॉल की बात करें, इन्वेस्टमेंट नॉट मोर देन 10 करोड़, एनुअल टर्नओवर नॉट मोर देन 50 करोड़। मीडियम की बात करें, इन्वेस्टमेंट नॉट मोर देन 50 करोड़, टर्नओवर नॉट मोर देन 250 करोड़। दिस इज द रिवाइज्ड डिफिनेशन ऑफ MSMEs, and you should know this fact, especially if you are giving your BPSC and UPPCS, and especially you can quote this as well in your GS paper 3 मेंस आंसर राइटिंग, क्योंकि मेंस में अगर कुछ आ रहा है तो एक इंट्रोडक्शन का एक अच्छा पार्ट है ये। क्लियर हो गया? अब अगर मेरी MSME है, मेरी कोई MSME है और मैंने उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर करा लिया, क्या फायदा होगा भाई? ऑब्वियसली बात है, सबसे पहले जितने भी गवर्नमेंट स्कीम है आपको उसकी एक्सेस मिल जाएगी। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जो है, जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, जैसे कई सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे नबार्ड हो गया या दूसरे ऐसे इंस्टीट्यूशन डिफरेंट सेक्टर्स में, वो जो क्रेडिट देते हैं, क्रेडिट सपोर्ट करते हैं, उसका एक्सेस इजी हो जाएगा मेरे लिए। ठीक है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट में मेरा MSME पार्टिसिपेट कर पाएगा, क्वालिटी और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट मिल सकेगा, मार्केट प्रमोशन मिलेगा। ऑब्वियसली बात है, अगर मैं रजिस्टर्ड हूं, एंड एट द सेम टाइम इंक्लूसिव ग्रोथ को भी ड्राइव करेगा। तो अगर इंक्लूसिव ग्रोथ से कोई क्वेश्चन आ रहा है, जो कि आता रहता है, if you have watched or if you have gone through the previous year questions of GS paper 3, especially in the economics part, you can highlight in inclusive growth, you can identify that this is a repeated theme when it comes to economy in GS paper 3। तो अगर इंक्लूसिव ग्रोथ पर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो यू कैन, ऐसा नहीं कि उद्यम पोर्टल रजिस्ट्रेशन पर पूरा क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन आया कि व्हाट आर द वेज इन विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रमोटिंग, ठीक है, और इज सपोर्टिंग इंक्लूसिव ग्रोथ इन इंडिया, देन यू कैन मेंशन इन वन पॉइंट उद्यम रजिस्ट्रेशन, क्योंकि इसमें कोई भी कैटेगरी नहीं लगाई गई है। MSME है, वो MSME कौन उसको ओन कर रहा है, उस पर कोई भी कैटेगरी नहीं है, कोई भी कंडीशन नहीं है। सो दैट्स व्हाई ये इंक्लूसिव ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्या है भाई? इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन एडवांसिंग ग्रीन रेल मोबिलिटी। भाई देखो 3 से 4 ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर आज तक हाइड्रोजन पावर ट्रेन रन हुई है। नाउ इंडिया इज आल्सो वन ऑफ देम। इसकी टेक्नोलॉजी समझ लो, बस यही बताना है मुझे। ये हाइड्रोजन पावर ट्रेन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन पावर ट्रेन है, और इस ट्रेन के ऊपर यू कैन सी दिस हाई प्रेशर टैंक्स। ठीक है, ये हाई प्रेशर टैंक्स है। इन हाई प्रेशर टैंक्स में क्या रहता है? हाइड्रोजन को स्टोर किया जाता है, हाइड्रोजन को स्टोर किया जाता है। ट्रेन में आपका होता है एक इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज फ्यूल सेल। अब इस फ्यूल सेल में क्या होता है कि इस फ्यूल सेल में ये हाइड्रोजन इंडक्ट होता है। एटमॉस्फेयर में क्या है? ऑक्सीजन है। तो ये जो एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन है ये भी आपका एंटर करता है फ्यूल सेल में, और फिर इस फ्यूल सेल में केमिकल रिएक्शंस होते हैं। इस फ्यूल सेल में क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होते हैं, और जब केमिकल रिएक्शन होंगे तो क्या होता है? ये जब केमिकल रिएक्शन होगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन आपका फ्यूल सेल में हुआ तो इलेक्ट्रिसिटी, हीट और वाटर वेपर जनरेट होता है, क्योंकि फ्यूल सेल एक ऐसा डिवाइस है जो कि हाइड्रोजन और वाटर की जो केमिकल एनर्जी है उससे डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है विदाउट कंबशन। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर द प्रीलिम्स आल्सो। यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन लाइक फ्यूल सेल, द फंक्शनिंग ऑफ फ्यूल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कुछ भी ऐसे आ सकता है। ठीक है, तो फ्यूल सेल क्या करता है कि केमिकल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इसको कन्वर्ट कर देता है डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में विदाउट कंबशन। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, ये फिर इलेक्ट्रिक मोटर्स को पावर करती है, जिससे जो ट्रेन होता है ये फिर रन करना स्टार्ट करता है, इसकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। एंड क्योंकि इसमें कंबशन नहीं है,
ठीक है, कंबशन नहीं है तो जब ट्रेन चलेगी तो कोई कंबशन नहीं होगा, तो कोई इमिशन नहीं होगा, कोई एमिशंस नहीं होगा, कोई स्मोक नहीं होंगे, कोई कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं निकलेगा। दैट्स व्हाई इट इज अ फॉर्म ऑफ क्लीन एनर्जी। दैट्स इट, ये इसकी मैकेनिज्म है। बट ये भी जान लो कि ये जो ट्रेन है ये नीश में आता है। हमारा जो रेलवे गेज है ना वो ऑलमोस्ट 99% से ज्यादा इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है। जैसे आप देखते हो जो ट्रैक्स होते हैं ना वो कनेक्टेड होते हैं नेशनल पावर ग्रिड से वो लोग कनेक्टेड होते हैं, और उस पावर ग्रिड से क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी आती है और जिससे ट्रेन की मूवमेंट होती है। ये जो हाइड्रोजन ट्रेन है ये उन स्पेसिफिक टेरेन पे दौड़ेगी जहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन मुश्किल है, टेरेन के इश्यूज हैं या दूसरे इश्यूज हैं जहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन थोड़ा मुश्किल है, वहां पर वी कैन रन हाइड्रोजन पावर ट्रेन। बिकॉज ऑब्वियसली बात है दिस इज कॉस्टली, दिस इज ह्यूमंगसली कॉस्टली। ठीक है, तो ये अफोर्डेबल नहीं है, बट हाँ इट इज अ टेक्नोलॉजी जहां पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी दिखा रहे हैं। क्लियर हो गया, ये इसकी थोड़ी सी मैकेनिज्म है। चलो नेक्स्ट है आपका, गवर्नमेंट ने क्या किया, नेशनल एंटी डोपिंग एक्ट 2022 और इसका जो अमेंडमेंट हुआ था 2025, इसको क्या किया, इसको नोटिफाई कर दिया है। अब डोपिंग क्या होती है भाई, देखो सबसे पहली बात तो डोपिंग का मतलब यह है जैसे कोई एथलीट है, कोई प्रोफेशनल है, अगर वो कुछ प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस या प्रोहिबिटेड मेथड्स को यूज करके अपनी परफॉर्मेंस इन द सेंस कि फील्ड में अगर आपका परसों नरसों कोई गेम है और आपने कुछ ऐसे सब्सटेंस लिए हैं जो कि बैंड हैं या प्रोहिबिटेड हैं, उनको आपने इंडक्ट किया अपनी बॉडी में, एंड उससे क्या हुआ कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो नेचुरली एनहांस नहीं हुई, वो आर्टिफिशियली एनहांस हो गई। तो एक तरफ अगर आप किसी गेम में गए हो, एक तरफ वी हैव एन एथलीट जिसने डोपिंग के थ्रू अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस किया है, एक है जो कि भाई नेचुरली अपनी रनिंग पर या अपने जो भी गेम पर स्ट्रांग कर रहा है, तो क्या उसको अनफेयर एडवांटेज नहीं मिल जाएगा जो डोपिंग किया है? तो इसको रोकने के लिए वी हैव एंटी डोपिंग टेस्ट या फिर एंटी डोपिंग एक्ट होती है। ठीक है, तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें, ब्लड डोपिंग। ब्लड डोपिंग क्या करता है, ब्लड डोपिंग जो आपका आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल्स के नंबर को इंक्रीज करता है, इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, नंबर को इंक्रीज करता है सो दैट जो मसल है वो ज्यादा ऑक्सीजन रिसीव करे, वो ज्यादा ऑक्सीजन रिसीव करे। क्लियर हो गया? इसी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी भी है जिसको आपको याद रखना है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, और इसको स्टैब्लिश किया था 1999 में। किसने किया था? इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, आईओसी। इसका हेडक्वार्टर्स कहां है? इसका हेडक्वार्टर्स कहां है? इसका हेडक्वार्टर्स आपका मॉन्ट्रियल कनाडा में, वाडा सॉरी। क्लियर हो गया? ये आपको ध्यान रखना है। अब कुछ निटी-ग्रिटीज जान लो भाई। देखो नेशनल एंटी डोपिंग एक्ट ने क्या किया, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी को बनाया विच इज नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, और ये आपकी एक क्या है ये आपकी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये आपकी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, और यही मेन इंप्लीमेंटेशन बॉडी व्हेन इट कम्स टू एंटी डोपिंग। फिर इसी के साथ दो बोर्ड्स भी क्रिएट हुए हैं, नेशनल एंटी डोपिंग डिसिप्लिनरी पैनल जो कि फर्स्ट स्टॉप रहेगा जहां पर डोपिंग रिलेटेड इश्यूज को सुना जाएगा, और सेकंड है आपका नेशनल एंटी डोपिंग अपील पैनल, ये सेकंड स्टेज रहेगा। तीनों को याद रखना, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी स्टैट्यूटरी बॉडी है, मेन इंप्लीमेंटिंग बॉडी है व्हेन इट कम्स टू दिस एक्ट। देन वी हैव टू इंपॉर्टेंट बोर्ड्स that is created by this act. First one is the National Anti-Doping Disciplinary Panel, which is the first step when it comes to anti-doping. The second one is National Anti-Doping Appeal Panel. Then ये आपको याद रखना है। 2025 के अमेंडमेंट में दो इंपॉर्टेंट चीजें करी गई है। एक तो जो इन कॉम्पिटिशन है ना, या जो आउट कॉम्पिटिशन है, इसकी डिफिनेशन को एक्सपैंड कर दिया है। अब भाई अब मैं कोई एथलीट हूं, मैंने डोपिंग ली, ठीक है, मैंने डोपिंग ली, अब मैंने बोला यार मैंने डोपिंग 10 दिन पहले ली थी, मेरा मैच तो 4 दिन बाद है, या मैंने परसों डोपिंग ली, मेरा गेम तो कल है नहीं, तो क्या दिक्कत है, मैं तो आउट ऑफ कंपटीशन हूं। तो इन कंपटीशन और आउट कंपटीशन की डेफिनेशन को एक्सपैंड कर दिया है। कैसे किया, ये मैंने लिखा हुआ है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बट इतना जान लो ये ऐड करना होगा कि दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट एक्सपैंडेड द डेफिनेशन ऑफ इन कॉम्पिटिशन एंड आउट कॉम्पिटिशन, दैट्स इट। सेकेंड ये है कि जो लायबिलिटी है
उसको भी थोड़ा एक्सपैंड किया है। सिर्फ प्लेयर या एथलीट तक ही नहीं है, अगर जो भी नेटवर्क्स में आ रहे हैं उस प्लेयर के, जैसे कोचेस हो गए, डॉक्टर्स हो गए, गार्जियंस हो गए, जो उस प्लेयर को, उस एथलीट को डोपिंग फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनको भी, उन पर भी लायबिलिटी रहेगी। ठीक है, उन पर भी लायबिलिटी रहेगी। सो फर्स्ट वन, that this particular amendment expanded the definition of in competition and out competition at the same time. This broadened the penalties and rule, ठीक है, to cover the actively cover parents and extended support networks under the umbrella of other persons. ये याद रखना, दो इंपॉर्टेंट है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है, ये भी आपके प्रिलिम्स के लिए ओरिएंटेड है, काफी इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग रिलीजेस अ रिपोर्ट ऑन इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इंडेक्स। भाई देखो, हमारा ऑब्जेक्टिव है विकसित भारत बाय 2047। वो कैसे होगा? जब तक हम प्रॉपर इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग पर काम नहीं करेंगे। तो यही इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इंडेक्स, या कितना किसी भी स्टेट में इन्वेस्टमेंट का इकोसिस्टम किस तरीके से है, उस पर यह डिजाइन किया गया है। इसके 8 की पिलर्स हैं दैट यू नीड टू मग अप, नो अदर ऑप्शन, you need to mug up. The first one is infrastructure, the second one is business climate, then we have resources, then we have government policy, regulatory ease, institutional environment, financial health and environmental resilience. Just a second. तो कोई भी स्टेट में इन 8 पिलर्स की क्या कंडीशन है, क्या इकोसिस्टम है, कितना ईज है, कितना डिफिकल्ट है, उसके बेसिस पर वी हैव इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इंडेक्स विच इज प्रिपेयर्ड बाय नीति आयोग। दैट्स इट। कुछ इसकी रैंकिंग देख लो। टॉप परफॉर्मर्स की अगर हम बात करें तो वी हैव गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा। हिली और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करेंगे तो वी हैव उत्तराखंड इमर्ज एज द हाईएस्ट रैंक स्टेट। सिटी स्टेट्स की बात करेंगे या यूनियन टेरिटरीज की तो गोवा है, और फिर आपका दिल्ली और चंडीगढ़ है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं। देन DRI, दैट इज डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, इसके बारे में समझ लो भाई। 1957 में से कंस्टिट्यूट किया गया था। ठीक है, और ये आपकी एक प्राइम एपेक्स एंटी स्मगलिंग इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जहां भी आप देखते हो कि इस तरीके के ड्रग्स के नेटवर्क को बस्ट किया गया, या जहां पर भी इस तरीके की स्मगलिंग आ रही है, इसको बस्ट किया गया, वहां पर आप पाओगे DRI। अब क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है या रेवेन्यू इंटेलिजेंस है तो कंफ्यूज मत होना, ये आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। इट इज नॉट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इनफैक्ट इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एंड साथ ही साथ ये आपका लीड एजेंसी है फॉर एस्कॉर्ड। एस्कॉर्ड क्या है? नेशनल एंटी स्मगलिंग कोऑर्डिनेशन सेंटर। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं जानना है। देन नेक्स्ट क्या है? अपेडा फैसिलिटेट्स फर्स्ट एक्सपोर्ट ऑफ प्रीमियम एरेको चेरीज एंड सेंट्रोज प्लम्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू सिंगापुर। ना पहली बात तो ये समझो, यही न्यूज इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी का एग्जाम होने जा रहा है, आपसे क्या पूछ सकता है कि पहली बार जो जम्मू एंड कश्मीर के चेरीज हैं या प्लम्स हैं, इन्हें किस कंट्री में एक्सपोर्ट किया गया? तो वी हैव सिंगापुर। अब इसमें एक बॉडी का नाम आया विच इज एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसके बारे में समझ लो, ये क्या है? ये भाई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको फॉर्म किया गया था एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1985 में। ये किसके अंडर आती है? क्योंकि एक्सपोर्ट है तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर इसलिए कंफ्यूज मत हो ना, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर नहीं है, दिस इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। देन ये इसका जो इस बॉडी का जो चेयरपर्सन होते हैं उसको कौन अपॉइंट करते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट से अपॉइंटमेंट आती है, इंपॉर्टेंट। और ये आपको इसके 5-6 फंक्शंस दिख रहे हैं। जैसे इंडस्ट्री, कोई भी प्रोडक्ट है उसके एक्सपोर्ट को एनहांस करने के लिए जो इंडस्ट्रीज है वो ये क्रिएट करेगी। अब ये जो प्रोडक्ट है इसका रजिस्ट्रेशन ऑफ पर्सन कि भाई इस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे एक्सपोर्ट करना है बट मुझे रजिस्ट्रेशन करानी होगी, कहां करवाऊंगा? इस बॉडी के थ्रू। देन इस प्रोडक्ट के क्या स्पेसिफिकेशन होने चाहिए, क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए, ये भी यही बॉडी फिक्स करती है। इंस्पेक्शन भी यही करती है। इस प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है इसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, ये भी यही बॉडी देखती है। एंड एट द सेम टाइम भारत के बाहर जो मार्केटिंग करना रहता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसी बॉडी पर रहती है, दैट इज एपिडा। ठीक है, एपिडा। तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, पूछे जा सकते हैं प्रिलिम्स में डीप भी और मेंस में भी, यू कैन कोट। ठीक है, और लास्ट है इस पीआईबी वीकली की जो इंपॉर्टेंट न्यूज रही है वो है आपका विच इज द 11th वन, कैच द रेन, अ रिन्यूड नेशनल कॉल फॉर वाटर कंजर्वेशन।
इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जानना है, स्कीम जानना है, दैट इज जल संचय जन भागीदारी। अब इसके दो हैं, दो वर्जन है। पहला 1.0 ये आपका लॉन्च हुआ था सितंबर 2024 में गुजरात से। सिंपल है कि भाई देखो, वाटर, ये जितना कैच द रेन कैंपेन हो या फिर जल संचय जल भागीदारी हो, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें वाटर को कंजर्व करना है, वाटर कंजर्वेशन। कैसे होगा? वाटर रिचार्ज थ्रू रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एक्यूफर रिचार्ज, बोरवेल रिचार्ज, रिचार्ज शाफ्ट्स एटसेट्रा। देन जल संचय जल भागीदारी 2.0 ये कब लॉन्च हुआ था? ये आपका जून 2025 में लॉन्च हुआ था और स्पेशल फोकस दिया गया था ग्राउंड वाटर रिचार्ज को। कहां पर? ओवर एक्सप्लॉइटेड एंड क्रिटिकल डिस्ट्रिक्ट्स में, थ्रू लो कॉस्ट हाइपर लोकल इंटरवेंशंस। ऐसे कई एरियाज हैं, हम वेस्टर्न यूपी की बात कर लें या हम हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात कर लें, क्योंकि ये पूरा ग्रीन रेवोल्यूशन का बेल्ट है। यहां पर जो ग्राउंड वाटर है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिप्लीट हो चुका है। सो इस वजह से जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज को एक्सेलरेट किया जाए ओवर एक्सप्लॉइटेड और क्रिटिकल डिस्ट्रिक्ट्स में, उस पर ये जो भागीदारी 2.0 है ये फोकस करता है। और 2026 में इसके साथ एक और कैंपेन ऐड किया गया, विच इज कैच द रेन कैंपेन, जून 2026 में। इसका भी सेम यही है कि जल शक्ति अभियान को भी ये इंटीग्रेट कर देता है आपका कैच द रेन के साथ, कैच द रेन में। क्लियर हुआ? तो क्या मैंने बताया, पहली बात तो समझो कि जो कैच द रेन है, ठीक है, जो कैच द रेन है, इसका सिंपल ऑब्जेक्टिव है कैसे हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, वाटर कंजर्वेशन। ठीक है, देन वी हैव टू इंपॉर्टेंट स्कीम्स। फर्स्ट वी हैव जल संचय जन भागीदारी 1.0 है, ठीक है, 1.0 ये आपका सितंबर 2024, और इसका क्या ऑब्जेक्टिव था? वाटर रिचार्ज को कैसे एनहांस कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एक्यूफर रिचार्ज, बोरवेल रिचार्ज और रिचार्ज शाफ्ट्स के थ्रू। एंड देन वी हैव जल संचय जन भागीदारी 2.0 2025 में लॉन्च हुआ। एंड देन वी हैव कैच द रेन। ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको याद रखने चाहिए। तो ये आपके 11 इंपॉर्टेंट न्यूज रहे फॉर द वीक 13th of July to 20th of July when it comes to PIB। सेशन अगर अच्छा लगा है, क्या करना है? शेयर करना है, लाइक करना है एंड कमेंट्स करने हैं। ज्यादा से ज्यादा मुझे शेयर चाहिए यार, क्योंकि जितने ज्यादा स्टूडेंट देखेंगे, इन सारे कंटेंट को कंसोलिडेट करना एट वन प्लेस, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, एंड वी आर जस्ट वांटिंग दैट दिस सेशन should be shared to each and every student who is preparing for UPSC or any other competitive examination, and वो आपका काम है, you have to share it। ओके, चलो इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं। टिल देन दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।